हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुद्धा पीसीएस में। आज हम ऑब्जेक्टिव सीरीज का डे 2 करने जा रहे हैं। इसके अंदर हम सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे, जो आपके एग्जाम में आएंगे। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को आगे पीछे मत करना, पूरा वीडियो देखना है आपको। और इसमें कुछ ऐतिहासिक काल के क्वेश्चंस भी होंगे जो लास्ट सीरीज में रह गए थे हमारे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारे इसमें टारगेट रहेगा बिहार टीचर, बिहार एसआई और अदर स्टेट जो भी हैं आपके, उन सब का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? इसमें बताना है भीमबेटका की जो गुफा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिज, बुद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उद्गम स्थल के लिए। तो आप लोगों ने आंसर देख लिया। देखो आंसर मैं बताती हूँ क्या है इसका। तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध हैं। चलो आगे देखते हैं। इसके बारे में देखते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रेग ऐतिहासिक शैल चित्र कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। सबसे अच्छा उदाहरण हमें कहाँ मिलता है? शैल चित्रकला का भीमबेटका मध्य प्रदेश। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है, जिनमें हाथी, सांभर, हिरन आदि के चित्र हैं। तो इसमें किस किस के चित्र हैं, कौन कौन से जानवरों के चित्र हैं, वो ये हैं। और जो लाइफ में जो भी उनके चल रहा था उन सबके वो चित्र बनाते थे, क्योंकि उनके पास कोई लिपि वगैरह तो थी नहीं। तो जो वो लिखते थे तो चित्रों के द्वारा चीजों को एक्सप्लेन करते थे वो अपने टाइम पर। देखो, निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है कौन सा स्थल? अजंता, बाग, भीमबेटका, अमरावती। तो इसका आंसर क्या होगा? भीमबेटका। ठीक है। और अजंता की गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है। और बाग की है मध्य प्रदेश। ठीक है। और भीमबेटका इसका आंसर है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब बताना है कि भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है। भोपाल, पंचमढ़ी, सिंगरौली, अब्दुल्लागंज, रायसेन। तो इसका जिले के अकॉर्डिंग बताना है इसमें। तो हमारा आंसर आएगा अब्दुल्ला रायसेन। अब्दुल्ला रायसेन। ठीक है। और ये कहाँ पर? ये आपका मध्य प्रदेश में है, पंचमढ़ी। ये भी मध्य प्रदेश में है। और ये भी, ये उसमें है, मध्य प्रदेश। ठीक है। आगे चलें। देखो, भारत में किस शिला आश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए? भारत में किस शिला आश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं ये बताना है। घग्रिया, लेखिया, भीमबेटका या आदमगढ़। तो आंसर होगा इसका भीमबेटका। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए हम लोग। गैरिक मृद गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था। गैरिक मृदभांड जो है उसका नामकरण किस जगह पर हुआ है वो बताना है। तो हस्तिनापुर, नोहा में, भोपाल, लाल किला में। तो कहाँ पर हुआ है? हस्त हस्तिनापुर। इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। देखो, गंगा यमुना नदी दोआब के
सांस्कृतिक परंपरा, सभ्यता, संस्कृत संस्कृत परंपरा उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृद भांड के नमूने के कारण गेरुवाड़ी गैरिक मृद भांड संस्कृति का कहा जाता है। इसे बीबी लाल ने 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृद भांड प्राप्त किया था और वहाँ इसका वहीं इसका नामकरण हुआ था। तो किसने किया था? बीबी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम किया था और यहीं पर गैरिक मृद भांड प्राप्त हुए थे, इसलिए इस स्थान का नामकरण किया गया था हस्तिनापुर में। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? तो जो इंसानों का शव दफनाया गया उसके साथ कुत्ते का जो कंकाल मिला है वो कहाँ से मिला है ये बताना है। ब्रह्मगिरी से, चिरांद, बुर्जहोम, मास्की। तो कहाँ से मिला है? बुर्जहोम से। बुर्जहोम कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। और चिरांद कहाँ पर है? बिहार में। स्टेट वाइज भी आपको ये याद रखना है कौन सी चीज कहाँ पर है। देखो यहीं पर है, जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है। गर्तवास होते हैं गड्ढे के बने हुए घर, जहाँ जब आदि मानव रहा करता था, जिसमें यहाँ गर्तवास भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। इस पे आगे क्वेश्चन आएगा तो आप ये चीज याद रखना। देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? यहाँ फिर से बताना है कि कुत्ते के साथ कहाँ पर मिला साक्ष्य हमें दफनाने का। तो बुर्जहोम, कोल्डी हवा, चौपानी मांडो या फिर मांडो। तो कहाँ से मिला है? बुर्जहोम से। और ये तीनों स्टेट कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। स्टेट नहीं, तीनों जगह है उत्तर प्रदेश में। ये तो पता ही है, जम्मू कश्मीर में है। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं ये बताना है। तो बुर्जहोम से, कोल्डी हवा से, ब्रह्मगिरी से, संगन कल्लू से। तो इसके 3 क्वेश्चन आ गए होंगे अब तो आपको आंसर भी याद हो गया होगा इसका। तो इसका आंसर क्या आएगा? बुर्जहोम आएगा। और संगन कल्लू क्या है? जो कर्नाटक में मैसूर के पास एक जगह है, वेल्लेरी, उसी में एक गांव है ये संगन कल्लू। ठीक है। और कोल्डी हवा से हमें क्या मिला है? चावल के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, याद रखेंगे, कोल्डी हवा से हमें चावल के प्रमाण मिले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9, विंध्य क्षेत्र के किस शिला आश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? मानव कंकाल बताने कहाँ से? विंध्य क्षेत्र से। तो मोरहाना पहाड़, घाघरिया, भाग भागी बहीखोर, लेखिया। तो कहाँ से मिले हैं? लेखिया से। ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ते हैं। DJN पांड्या की पुस्तक पुरातात्विक विमर्श के अनुसार, राइटर का नाम याद रखेंगे, इतिहासकार कौन है? DJN पांड्या की पुस्तक है, क्या है? पुरातात्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से लेके मध्य पाषाण, लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, पुरातत्व विमर्श के अनुसार, जिनमें कुल सुरक्षित हालात में, मतलब कुछ बचे और कुछ टूट फूट गए हैं। इसमें यही बताया गया कुछ सुरक्षित हैं, अधिकांश क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ठीक है,
अमेरिका के और ओरेगोन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संबंधित कार्यालय है? ठीक है, संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास। तो हमारा आंसर क्या होगा? संस्कृति। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, जॉन मार्शल, एम व्हीलर, जेम्स प्रिंसेप। तो किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। देखिए, सर अलेक्जेंडर कनिंघम 1893 को एक ब्रिटिश सेना अधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए भारत आए थे। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। तो ये कहाँ आए थे? बंगाल में आए थे। किसके साथ आए थे? इंजीनियर्स के साथ आए थे यहाँ पर भारत में काम करने के लिए। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है ये बताना है। गुवाहाटी, भोपाल, बस्तर या चेन्नई? तो आंसर क्या होगा? भोपाल, भोपाल में। ठीक है, देखिए, हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है, कोई बात नहीं। हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंडिस सभ्यता को हड़प्पा से नाम से जाना जाता है। अच्छा, स्लाइड आगे चला गया, 1 मिनट पीछे कर लेते हैं। हाँ, इसका एक्सप्लेनेशन था वो। हाँ, इसका आंसर वो एक्सप्लेनेशन नहीं था, इसका सिर्फ आंसर याद रखना, भोपाल है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हुए, स्लाइड आगे हो गया था। ठीक है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से जुड़ा हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता से, सुमेरियन सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता? तो किससे जुड़ा हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है और हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, सुमेरियन और मेसोपोटामिया एक ही है। और वैदिक सभ्यता क्या है? जिसमें वेद वगैरह पढ़े गए थे, लिपि वगैरह आ गई थी, जिसमें लिपि थी, पढ़ा जा सका था। ठीक है, चलिए। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता में लिपि मिली थी लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका था। ठीक है भाई, इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। देखो, हड़प्पा नामक पुरास्थल, ये तो पता चल गया कि सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा एक ही है। ठीक है, इसके टाइम की बात करें तो इसके टाइम पे जब हड़प्पा सभ्यता भारत में पनप रही थी तो उस समय पे कुछ और सभ्यताएं भी थी, अलग अलग विश्व में पनप रही थी। वो थी मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता। तीनों सभ्यताएं एक साथ चल रही थी, है ना। सिंधु सभ्यता संबंधित है, इसमें बताना है सिंधु सभ्यता किस काल से संबंधित है। तो प्रग ऐतिहासिक युग से, आद्य ऐतिहासिक युग से या उत्तर ऐतिहासिक युग से? तो आंसर क्या होगा? आद्य ऐतिहासिक युग। अच्छा, इस युग में हम क्या क्या देखा था? हम इस युग में है पाषाण, जिसमें हमने पत्थरों के बारे में पढ़ा था। जो आदि मानव था पत्थरों का यूज करके पत्थर का यूज करके अपनी चीजें इस्तेमाल कर रहा था। और इसमें हमारे पास, और इनके पास कोई लिपि वगैरह कुछ नहीं थी। यहाँ पर लिपि आ गई थी लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका था।
और यहाँ पे लिपि भी थी और जिसे पढ़ा भी जा सका था। चलिए देखो, सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है, किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है। इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, मतलब वही कि इनके पास लिपि है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, तो उसका यूज भी नहीं हो पाया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि बताना है सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों थी ये बताना है। वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतिहार अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। और आर्य वाली क्या थी, वो ग्रामीण सभ्यता थी। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, और जबकि आर्य सभ्यता क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के आर्य से पहले रखने, पूर्व रखे जाने का महत्व कारण क्या है ये बताना है। तो लिपि, नगर नियोजन, तांबा या मृदभांड। तो इसका आंसर क्या होगा, मृदभांड होगा। क्यों, पढ़ते हैं चलिए। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता लिपि, ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी, क्योंकि इनके पास लिपि थी और नगर नियोजन था, और इससे आर्यों से काफी अच्छी थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य से पूर्व का सिद्ध करते हैं। कि जो पुरातात्विक समय में अलग अलग समय पर जो मृदभांड मिले हैं, वो सिद्ध करते हैं कि आर्य सभ्यता कैसे अलग थी, कैसे उससे पूर्व थी, और सिंधु घाटी सभ्यता कैसे अलग थी। देखो, काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, मतलब काले रंग की आकृति से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा से जुड़े हुए हैं, वहीं धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड आर्य से संबंधित है। ठीक है, तो मृदभांडों के मिलने के आधार पर इनको अलग अलग रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि इसमें बताना है सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से कैसे अलग थी। इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, सिंधु घाटी सभ्यता के पास शहरी जीवन था। इसके पास चित्रलेखिया लिपि थी। इसके पास लोहे और साक्ष्य रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। उपयुक्त सभी। तो सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से क्यों अलग थी, क्योंकि ये, इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। देखो, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में अलग थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, जबकि वैदिक सभ्यता क्या थी, ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, मतलब उसमें भाव वगैरह थे। वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा के शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, मतलब हड़प्पा सभ्यता में लड़ाई वड़ाई नहीं थी, तो वहाँ हथियारों का भी यूज नहीं हो रहा था। लेकिन वैदिक सभ्यता में लड़ाई वगैरह देखी गई, युद्ध वगैरह देखे गए, तो वहाँ हथियारों के बारे में पता था वैदिक सभ्यता, तो यहाँ भी ये अलग थी यहाँ से। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था, क्योंकि जब हथियार नहीं बनेंगे तो उनको लोहे का भी अभाव नहीं था, मतलब उसके बारे में पता नहीं था। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत। हड़प्पा संस्कृति
के बारे में जानने का क्या स्रोत है ये बताना है। शिलालेख, पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख, पुरातात्विक खुदाई, उपयुक्त सभी। इस हमारा आंसर क्या होगा? सी, पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि देखो सिंधु घाटी सभ्यता के पास लिपि थी लेकिन पढ़ा नहीं जा सका। अगर पढ़ाई नहीं जा सकता तो पता कैसे चलेगा कि ये उस काल से जुड़ी हुई चीजें हैं। लेकिन खुदाई से हमें पता चल गया कि ये सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन नहीं अभी नहीं हुआ था, मतलब उसे पढ़ा नहीं जा सका। सभ्यता से संबंधित अनेक पुरास्थलों से प्राप्त पुरा अवशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। मतलब खुदाई के दौरान जो जो चीज मिली है उससे हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चलता है, लेकिन लिपि से हमें कुछ पता नहीं चलता क्योंकि उसे पढ़ा नहीं जा सका अभी तक। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? फिर से सिंधु घाटी सभ्यता पे के बारे में बताना है, कैसे खोजी गई है। देखो, शिलालेख, पुरातत्व संबंधी खुदाई, बर्तनों की मोहरों पर लिखावट या धर्म ग्रंथ। तो आंसर इसका साफ है बी, पुरातत्व संबंधी खुदाई। क्वेश्चन नंबर 20, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वह वहां पाई गई कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के बारे में जानने का मुख्य स्रोत क्या है जो वहां मिली है? मोहरें, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, मंदिर, लिपि। तो आंसर होगा मोहरें। देखो, बर्तन और जेवर तो वहां मिले थे, लेकिन हथियार और औजार क्योंकि वो लोग युद्ध वगैरह के बारे में नहीं जानते थे, तो औजार वगैरह के बारे में भी जानकारी वहां से नहीं मिल सकती क्योंकि वहां युद्ध वगैरह नहीं होते थे। शांति प्रिय लोग थे वो लोग। मंदिर, मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले लेकिन वहां पूजा पाठ हुआ करता था। लिपि, लिपि मिली है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है उसे। ठीक है, इसलिए आंसर क्या होगा? मोहरे होंगे। देखो, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ सही है? तो इसमें मैचिंग बतानी है, कौन सा कथन सही है, मतलब किसने सही बात कही है। एम राफेल मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। ई जे एच मैके, सुमेर से लोगों का पलायन हुआ। एम व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन। ठीक है, पलायन। अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के प्रमाण स्वरूप हुआ है। तो देखो इसमें क्या आंसर क्या आएगा? एम राफेल मुगल। ठीक है, ये गलत है, मतलब इन्होंने गलत कहा है, बाकी ये तीनों ने सही कहा है। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं। हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं। ई जे एच मेके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर यानी दक्षिण मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवासन के कारण हुआ है। कि ये बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति किससे हुई है? मेसोपोटामिया से हुई है, ऐसा इनका कहना है। इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद डी एच गार्डन, एम व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवासन के कारण हुई है। ठीक है, इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुई है। तो पहले पता है कि इन्होंने ये गलत कहा है। ठीक है,
ये इसी के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 22। सूची 1 और सूची 2 को मतलब इसकी मैचिंग बतानी है। ठीक है, देखो, हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला, कौशाम्बी। तो हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ठीक है, ये इनके टाइम दे रखा है। कौशाम्बी, इसकी खोज किसने की थी? M.G. मंजुमदार। हस्तिनापुर, B.B. लाल। ठीक है, और तक्षशिला, जॉन मार्शल। ठीक है, यहाँ वही है, हड़प्पा दयाराम साहनी, हस्तिनापुर B.B. लाल, तक्षशिला जॉन मार्शल, कौशाम्बी M.G. मंजुमदार। ठीक है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन के अंदर ही आपके 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, देखो, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। भारत में चांदी कहाँ से मिलती है, किस जगह से मिलती है और किस काल से मिलती है, ये बताना है। हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक साहित्य वैदिक साहित्यों में, चांदी के आहत सिक्कों में। तो कहाँ मिलती है? हड़प्पा में मिलती है। हड़प्पा वालों को चांदी का ज्ञान था। देखो, चांदी का ज्ञान था हड़प्पा वासियों को। और कहाँ से? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसकी विविधता के प्रयोग, मतलब प्रयोग के साक्ष्य में इसके यूज कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से, 2 जगह से इसके यूज के प्रमाण मिले, सबूत मिले। ये लोग कहाँ से मंगाते थे? राजस्थान के जवर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते थे। तो राजस्थान और अजमेर से चांदी मंगाते थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? हड़प्पा में जो बर्तन मिले हैं, मृत भांड मिले हैं, उस पर किस रंग का प्रयोग हुआ? रंग बताना है। लाल, पांडु, नीला, हरा रंग और नीला। तो इसका आंसर होगा लाल। देखिए, प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता था। शुरू में क्या था? पैर से जो चाक चलाया जाता था, उसका यूज किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चलित चाकों का प्रयोग किया गया। जैसे जैसे सभ्यता विकसित होने लगी तो हाथ से जो चाक चलाने की विधि आने लगी। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को 2 श्रेणी में रखा गया था। हड़प्पा सभ्यता में जो बर्तन मिले उसको 2 श्रेणी में रखा गया है। एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तनों की तथा दूसरे चित्र मृत भांड। एक तो बिना डिजाइन वाले और दूसरे चित्र, जो जिस पे चित्र बने हुए हैं। मृत भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था। मृत भांडों को बनाने वाली मिट्टी में किसका प्रयोग किया जाता था? मिट्टी और रेत को मिला के ये बर्तन बनाते थे यहाँ पे, जिनको पकाने पर या हल्के जिनको पकाने पे क्या होता था? हल्के भूरे लाल रंग का रूप ग्रहण कर लेते थे। पकने के बाद कैसा कलर आ जाता था? भूरे लाल रंग का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लाल, क्योंकि भूरा वहां ऑप्शन है नहीं। इन मृत भांडों के ऊपरी हिस्से में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। देखो, काले रंग ऑप्शन है नहीं, भूरा रंग ऑप्शन है नहीं, तो क्या आ जाएगा? लाल रंग। और इसलिए हमारा आंसर क्या है कि हड़प्पा सभ्यता में जो मृत भांड मिले थे वो लाल रंग के यूज हुआ करते थे। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा कब से शुरू हुई थी, ये बताना है। उत्तर वैदिक काल में, पूर्व आर्य, मौर्य काल, कुषाण काल। तो कहाँ से मानी जाती है?
पूर्व पूर्व आर्य से। देखो, मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव मतलब हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। हड़प्पा सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी, तो जो चीज प्रचलित में है, मतलब वो चीज पहले से कहीं ना कहीं आई होगी ना, कहीं से सीखे होंगे ये लोग। ठीक है, इसके उदाहरण अनेक हड़प्पा सभ्यता में मिले पुरास्थलों से पता चलता है। और यहाँ मातृ देवी की मूर्तियां तथा मोहरों पर प्राप्त चित्र से हमें पता चलता है कि आर्य से पूर्व पूर्व थी। निम्नलिखित पशु पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ है। मतलब इसमें बताना है जो हड़प्पा में मोहरें पाई जाती थी उस पर जो चित्र थे वो किसका नहीं और किसका है। तो इसमें हमें नहीं पे बताना है गाय, गैंडा, हाथी, बाघ। तो गाय का नहीं था। ठीक है, और इस समय गाय के बारे में ये लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन जब वैदिक सभ्यता आई थी तो उसमें गाय का महत्व बढ़ा था और उसमें पूजा जाता था गाय को, है ना। देखो, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है। हड़प्पा स्थल नहीं है। चूहंदड़ो, कोट दीजी, सो गोरा, देसालपुर। तो कौन सा नहीं है। सो गोरा नहीं है, चूहंदड़ो है, कोट दीजे है, देशलपुर भी है। एक्सप्लेनेशन। सो गोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्य कालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है। तो यहाँ से क्या मिला है। सो गोरा से मौर्य कालीन ताम्रपत्र अभिलेख मिला है, जिसमें ये अन्नागार होने का विवरण मिलता है। यहाँ से जो ताम्रपत्र मिला उस अभिलेख से पता चलता है कि मौर्य काल में अन्नागार की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। चूहंदड़ो, कोटडीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा स्थल है। ठीक है, चूहंदड़ो और कोटडीजी वर्तमान में पाकिस्तान में है और सिंध प्रांत में, तथा देशल अलग है, वो गुजरात में है। तो ये दोनों एक जगह है, मतलब पाकिस्तान में और ये गुजरात में है, देशल। ये हमारी वीडियो के 25 क्वेश्चंस थे, जिसमें आपने कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे तो आपने देखे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।